નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ઝીરો અવર કાર્યક્રમમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને. જે રીતે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. જો સાંજે 5 વાગ્યાની વાત કરવામાં આવે તો સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં 57% જેટલું મતદાન જોવા મળ્યું હતું અને આશરે 60%થી પણ વધારે અત્યારે તો જે મતદાન થયું છે તેવા અત્યારે આંકડા પણ સામે આવી રહ્યા છે. મહત્વની વાત કહેવાય કે સૌથી વધારે આ વખતે જે મતદાન છે તે પશ્ચિમ બંગાળમાં 77.57% જે અત્યારે તો સામે આવ્યું છે. ત્યારબાદની વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તરાખંડમાં સૌથી ઓછું 53.56%નું જે મતદાન તો અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે હવે સવાલ એ જ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે કે આ વખતે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે. સાથે જ્યારે જો લોકસભાની વાત કરવામાં આવે તો લોકસભામાં બહુ જ મહત્વપૂર્ણ અત્યારે તો એક જ બાબત છે કે આ વખતે તમિલનાડુની જે ઘણી બધી બેઠક જે એમ કહેવાય કે ઓવરઓલ તમિલનાડુની તમામ બેઠકો હતી, બીજી બાજુ ઉત્તરાખંડની તમામ બેઠકો હતી. આ વખતે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ ત્યાં જોવા મળશે તેને લઈને તો યથાવત જ સવાલ જોવા મળી રહ્યો છે. પણ હવે પહેલા જે તબક્કામાં અત્યારે તો જે ચૂંટણીનું આયોજન થયું હતું તેમાં દરેક લોકોને આશા એક છે કે શું સાઉથમાં આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી પોતાનું ખાતું ખોલી શકે છે કે કેમ. મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવી છે. આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ડૉક્ટર અજય તિવારી કે જેઓ રાજનીતિક વિશ્લેષક છે. સાથે જ હર્ષવર્ધન પાંડે આપણી સાથે જોડી ગયા છે કે જેઓ રાજનીતિક વિશ્લેષક છે. જે આપ બંનેનું સૌથી પહેલાં तो स्वागत है. अजय जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर हम लोकसभा की बात करें 102 सीट पर लगभग 63% अभी वोटिंग देखने को मिला है और कहीं पे ऐसी भी बात अभी तो सामने आई है कि सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में 80% हुआ है और सबसे कम बिहार में 48% हुआ है. और हर बार जो आंकड़े सामने आते हैं और उसी तरीके से बंगाल और मणिपुर में इस बार हिंसा भी हमें देखने को मिली है. सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि अगर हम तमिलनाडु की बात करें, साउथ बेल्ट की बात करें, साउथ बेल्ट में क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी खाता खोलेगी? नहीं, निश्चित तौर से आप ठीक कह रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की प्रत्येक जनता को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि घर से निकलिए, अपने मत का अधिकार, जो एक पावर है आपके पास वोट देने का, उस पावर का इस्तेमाल करिए और जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी सोच में, जो अपने देश के विकास में, राष्ट्र हित में काम कर रहा हो, या जो व्यक्ति क्षेत्र में आपके साथ लोकसभा का सांसद बन के आपके क्षेत्र के विकास में लगा हो, उसको मत जरूर दीजिए. हाँ, एक बात जरूर आज 102 सीट पर देखने को मिली है. उत्तर प्रदेश, बिहार में जरूर वोटिंग परसेंटेज कम गया है, तो निश्चित तौर से इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा. और तमिलनाडु, त्रिपुरा में तो आप देख रहे हैं कि एक लोकल पार्टी भी है और ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में भी लोकल पार्टियां हैं. तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से जो वहां के हिंदू बाहुल्य लोग हैं, हिंदू जो हनुमान के साथ प्यार करने वाले, भगवान राम के साथ प्यार करने वाले, अभी रामनवमी भी बीता है, तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता इस बार तमिलनाडु में जरूर खुलना चाहिए. क्योंकि आपने तेलंगाना के चुनाव को देखा था, 1 सीट से 9 सीट तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की और 9 सीट तक विधानसभा में पहुंची थी. तो लोकसभा में यहां से लोग पहुंच करके तमिलनाडु गए थे और तमिलनाडु से लोग यहाँ पर आए थे विधानसभा चुनाव में. ठीक इसी तरह से लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तमिलनाडु में जाएंगे और बहुत सी रैलियां भी अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बार साउथ में किया है. उसका असर भी पड़ सकता है और तमिलनाडु में हमको लगता है कि खाता खुलेगा. जी बिल्कुल. अब देखने की बात यही है कि साउथ में इस बार किस तरीके से भाजपा जाएगी. हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल में इस बार भी हिंसा हुई है क्योंकि वहाँ पे जब जब चुनाव होते हैं तब तब हिंसा होती है, ऐसी बात सामने आई है. क्या कहोगे आप इस बारे में? जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में इस बार 77.57% जो इस बार वोटिंग हुई है, अगर हम 6 बजे की बात करें तो कैसा देख रहे हैं आप ये मतदान को? और साथ में पश्चिम बंगाल में क्या लगता है भाजपा और साथ में टीएमसी का किस तरीके से सीट शेयरिंग होगा? देखिए, तमिलनाडु के अलावा जो बंगाल पे सबकी नजर है इस पर और भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीद है कि वो यहाँ अच्छा करेगी. आप ये देखिए कि 42 सीटें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन यज्ञ भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल की जो स्थिति है वो थोड़ा सा टिपिकल इसलिए है. पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए विधानसभा में, तो अच्छा करिश्मा नहीं कर पाई वो. लेकिन बंगाल में क्या है कि रूरल बंगाल और अर्बन बंगाल
अगर हम ग्रामीण बंगाल की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा अपना होल्ड अभी बरकरार रखा है। और तृणमूल की अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो अर्बन जो शहरी वाला बंगाल है वहां पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात बंगाल की राजनीति के अंतर्गत ये है कि वहां पर माइनॉरिटी वोट बहुत ज्यादा अहम होता है, और जो माइनॉरिटी वोट है वो एक तरफा वोटिंग का ट्रेंड वहां लंबे समय से चलता आ रहा है ममता दीदी के दौर में। तो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में और जो आपके लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां पर जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ था वो नहीं हो पाया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन वहां नहीं किया। अगर इस बार अच्छी तरीके से काउंटर पोलराइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर एडवांटेज हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बंगाल में चुनाव जो है कांटे का है, और 42 की 42 सीटों में सीधे भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की सीधी टक्कर है। ये कांटे का चुनाव है बंगाल का, नेक टू नेक फाइट है, और जबरदस्त ढंग से यहाँ पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे तृणमूल हो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट जब जब बंगाल में आपके कमजोर हुए हैं उसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को हुआ है। और बीजेपी का उभार जो है इन दोनों दलों के फेल होने के चलते ही बंगाल के अंतर्गत जो है हुआ है। अगर लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ खड़ा होता है, उसके वोट परसेंट में कमी आती है, जैसे 12% से वो मान लिया 4-5% में जाता है, तो जाकर बीजेपी यहाँ पर मतलब अच्छा कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज है, और ये सीटों में भी रिफ्लेक्ट करेगा क्या, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और कहीं ना कहीं काउंटर पोलराइजेशन पे भी बहुत हद तक चीजें निर्भर करेंगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें वोट का परसेंट बहुत ज्यादा हुआ है बंगाल में, सबसे ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये कई बार जो है पार्टी के फेवर में भी चले जाता है, कई बार इसके विपक्ष में भी जाता है। हालांकि हाल के ट्रेंड को अगर आप पकड़ें 2014 के बाद से, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो रहती नहीं है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी कई बार जो है वो प्रो इनकम्बेंसी में भी तब्दील हो जाती है। तो ये देखने वाली बात होगी बंगाल में। और सबसे ज्यादा चिंता जो है ममता बनर्जी को ही होगी, क्योंकि पंचायतों से लेकर जिला पंचायत हैं और आपके जो विधानसभा के चुनाव हैं चाहे लोकसभा में, उनमें कहीं ना कहीं ममता के साथ जो है एडवांटेज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वोटर किस दिशा की तरफ जाता है। जी जी, जिस तरीके से अगर हम तमिलनाडु की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सबकी नज़र अभी वहाँ पे अभी तो टिकी हुई है, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं कि इस बार भाजपा साउथ में एंट्री करेगी कि नहीं। अजय जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो हाई प्रोफाइल बैठक अगर हम कहें तो बहुत सारी है पूरे के पूरे भारत में, मगर सबसे ज़्यादा अभी हम सबको पता है कि शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने केरल के पलक्कड़ में की थी। वहाँ पे सबसे पहला रोड शो किया था उन्होंने, और वहाँ से ही सब लोगों को लगता था कि नहीं, इस बार साउथ में पीएम सबसे ज़्यादा ध्यान भी देंगे। क्या लगता है इस बार कि साउथ में चलो खाता तो खोलेंगे, मगर उसका फ़ायदा जो अभी 400 प्लस का नारा है वहाँ पे होगा कि नहीं होगा? देखिए, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हर्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हर्ष जी ने ममता जी का जो एग्जाम्पल दिया है बीजेपी के साथ, वो यहाँ नहीं, भारत देश के बहुत से ऐसे राज्यों में कांग्रेस वहां पर नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी जनमानस की भावनाओं को लेकर, जनमानस की बात को लेकर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, ऐसा कोई मुद्दा पकड़ के आंदोलन करने का काम नहीं किया है। और कांग्रेस के जो शब्द निकले हैं, लोगों के जो दिमाग में घुस गया है, सनातन विरोधी जो बात की है, उसकी वजह से देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं कितना भी यात्रा कर ले उसका बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। हाँ, कांग्रेस के साथ जो अलायंस बना हुआ है, जैसे ममता बनर्जी का है या समाजवादी पार्टी का है या और लोगों का है, तो उत्तर प्रदेश में जो भी लोकल पार्टियां हैं, समाजवादी है, चाहे आप तमिलनाडु में जो लोकल पार्टियां हैं, केरल में जो लोकल पार्टियां हैं, उनका एक बहुत बड़ा बोलबाला भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जिस तरह से वोक उभर के आ रहे हैं, इससे साबित होता है कि इंडियन अलायंस की संख्या बढ़ सकती है, कांग्रेस की संख्या नहीं बढ़ेगी, इंडिया अलायंस की संख्या बढ़ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस हिसाब से इस कैंपिंग किया है, जिस हिसाब से रैलियां किया है, उससे ऐसा माना जा सकता है कि निश्चित तौर से वहां पर एक हिंदू बल है, जो हिंदू की एक टीम है जो बहुत सालों से वहां पर काम कर रही है और आज वो मजबूत भी हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु और केरल में भी फायदा होने का आसार लग रहा है। हाँ, एक बात जरूर है इसमें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत से पुराने जो 70 साल के हो गए हैं उनको भी टिकट देने का काम किया है, जो घर में बैठ करके हमेशा चुनाव लड़ करके मोदी के नाम पर चुनाव जीतते हैं। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को
भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नए चेहरों को लाने का भी प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक छाप और बन गई है कि कांग्रेस से जो गया है या अन्य दल से जो गया है उसे टिकट दे दिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत ऐसे हैं अजय जी, एक बात मैं इसमें आपको ही पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ईस्ट यूपी में बहुत जो कांग्रेस से आए थे या फिर कोई अन्य दल से भी जो आए थे उनको उम्मीदवार बना दिया गया, और वहाँ पे भी बहुत लोग अभी नाराज भी दिख रहे हैं। क्यों, क्या लग रहा है इस बार यूपी में भी कुछ असर होगा इसका कि नहीं होगा? क्योंकि बात ऐसी भी सामने है कि 80 सीट है, 80 सीट में से 60 से 65 सीट आएगी, ऐसी भी बात हुई है। देखिए, ये तो 60 से 65 सीट आ जाए या 80 की 80 आ जाए या 40 से नीचे चली जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो हम लोग जो आंकड़े लगा रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक रामनवमी और भगवान राम और हिंदुत्व का जो अपना एक बल है, वह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है और वही भारतीय जनता पार्टी को आगे 400 पार ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये आप भूलिए मत कि जो कांग्रेस से या अन्य दल से आकर के उनकी टिकट को पा गए हैं और उन लोकसभा लड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, अंदर अंदर ही गुस्सा है। और उस गुस्से का वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस जगह इस्तेमाल करते हैं, ये देखने योग्य होगा। कांग्रेस की तरफ तो झुकाव नहीं हो सकता, ये तो आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी अगर फेमस चेहरा हैं और बाकी लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि कांग्रेस से जनता जुड़ने का काम करे। कांग्रेस में जो भी काम हुआ है वो राहुल जी ने और एक आध लोगों ने जो किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का जी का चेहरा आज भी प्रधानमंत्री में फेमस है। उनके टक्कर में कौन आएगा ये फेमस बताया नहीं गया है। अगर बाय द वे इंडिया का गठबंधन अगर जीतता है तो आप मुझे बताइए कि कहीं भी फेमस चेहरा दिखा नहीं दिखा। नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए, ममता जी अपने दूर दूर बनाई रखी है, और अखिलेश जी भी अपनी ताक में लगे हुए। तो हर जगह जो है ना, ये जो क्षेत्रीय दल है वो मजबूत होगा, और भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो भी कार्यकर्ता जो नाराज हुआ होगा वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता की तरफ अगर भाग गया तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है उत्तराखंड के बारे में इस बार, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम इस बार मतदान हुआ है? देखिए, पिछले बार के ट्रेंड को अगर हम देखें तो हालांकि छोटा स्टेट है, लेकिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण ज्यादा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव जो है वो उत्तराखंड से है। अक्सर वो देवभूमि में जाते रहते हैं, चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, सब जगह अभी उन्होंने की सभाएं भी हुई हैं। अमित शाह भी वहां पे आए हैं, जेपी नड्डा अपनी रैली कर चुके हैं। यहाँ पर यज्ञ भाई मैं बताऊं 5 सीटें हैं, पिछले बार 5 में से 5 सीटें बीजेपी की ने अपनी झोली में डालने में सफलता हासिल करी। इस बार जो सबसे आसान सीट लग रही थी, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल। ये लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जो केंद्रीय भूजल परिवहन मंत्री भी हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उनके समय से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पर का इस सीट पर एक छत्र राज रहा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे और जो सांसद भी थे गढ़वाल के, तीरथ सिंह रावत, उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह पे आपने राज्यसभा के जो सांसद थे अनिल बलूनी, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया के इंचार्ज भी हैं दिल्ली में, उनको दिया है टिकट। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से ऐसा लग रहा था कि जीत जाएगी, लेकिन इस सीट पे सबसे ज्यादा सबकी नजर है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं वो कई स्थानीय मुद्दों को जो है वो उठाए हुए हैं, जिसका बहुत ज्यादा असर देखा जा रहा है पूरे क्षेत्र में। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बाजी ये पलट भी ना जाए और इस बार क्या पता ये कांग्रेस की झोली में ही ये सीट न चली जाए, क्योंकि वो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। वो अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, और क्योंकि पौड़ी गढ़वाल का मिजाज पूरा ऐसा है, ये सैन्य बाहुल्य इलाका रहा है और बीसी खंडूरी भी खुद सैनिक रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड के। तो यहाँ पर गेम पूरी तरह से बदल गया है। और आप ये देखें कि बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। नरेंद्र मोदी कई बार रैली कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं, इसके अलावा अमित शाह यहाँ पे रैली कर चुके हैं, और इसके अलावा वीके सिंह जो हैं उन्होंने रैली करी है यहाँ पे। और राजनाथ सिंह को तो आखिरी समय में यहाँ पर यहाँ तक कहना पड़ा कि आप सांसद बलूनी जी को जिताइए और उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाएंगे हम। मतलब इशारों में कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है इस सीट पे। इसके अलावा हरिद्वार की अगर हम बात करें, वहां पर जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, पुत्र मोह में उन्होंने अपनी टिकट जो है पार्टी की अपने बेटे को दे दी।
इसके चलते यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस ने सरेंडर ही कर दिया एक तरह से। और यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत वो हैं। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटी वोट जो है वो बहुत ज्यादा है। समाजवादी पार्टी से एक उम्मीदवार है, मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो उनको टिकट दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को हो सकेगी अगर यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। इसके अलावा नैनीताल की अगर हम बात करें तो वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री जो अजय भट्ट हैं वो हैं, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो कोई खास कैंडिडेट नहीं है। तो नैनीताल और अल्मोड़ा जो सीट है अजय टमटा जहां से सांसद है अभी, ये बीजेपी के लिए सेफ लग रही है फिलहाल। और टिहरी की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, एक 5वीं सीट जो है टिहरी, उस पर भी सबकी नजर है। वहां पर माला राजलक्ष्मी शाह जो है उसको टिकट दिया। लंबे समय से राज परिवार का 13 में से 11 चुनाव जो है राज परिवार यहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ पर एक रविंद्र भाटी की तरह एक लड़का बॉबी पवार है, उसने जो है भविष्य के नेता बनने की संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस तरह से युवा उसके साथ आ रहा है, पेपर लीक्स को लेकर जिस तरह का मुद्दा पिछले दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा बना उत्तराखंड की राजनीति में, तो बॉबी पवार एक उभरते नेता के तौर पर यहाँ पर जो है उभर रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस यहाँ पर अगर उनको समर्थन कर देती तो शायद गेम बदल सकता था। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई अच्छी स्थिति यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है फिलहाल। अजय जी, जिस तरीके से अगर हम अभी की बात करें तो सब लोग साउथ पे सबसे ज़्यादा अभी ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान रख के बैठे हुए हैं, मगर इस बार सबसे महत्वपूर्ण वो है नॉर्थ ईस्ट, और वहाँ पे भी मणिपुर के बारे में इस बार प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं बोले, ना संसद में कुछ बोले, ना वहाँ पे गए, क्योंकि वो बहुत ही हम कह सकते हैं निंदनीय घटना है। हम सब उसको नहीं सह सकते हैं, हम सब भारतीय इसलिए। मगर इस बार की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 1-2 सीट वो माइनस होगी वहां पे, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 24 विधायक भी हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इतना बड़ा बवाल हुआ और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसी स्थिति में उसका असर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और हर जगह पड़ा हुआ है। उसका असर दक्षिण में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। तो इस मणिपुर की घटना का जो भुगतान है वो भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु से लेकर मणिपुर तक भुगतना पड़ेगा। और मणिपुर में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का लॉस होगा, और मणिपुर में जो लॉस होगा वो लॉस बहुत आगे तक जाएगा। और इसको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा डरी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार थोड़ा सा और भी, जो आप देखिए मणिपुर में भी पुराने सांसदों को टिकट दिया गया है, जो पुराने सीनियर लोग हैं जिन्होंने मणिपुर में बहुत अच्छा काम नहीं किया है। तो इसका भी इनको थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सीट निश्चित तौर से मणिपुर में उनका भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी आएगी, और उसका असर उत्तर प्रदेश के लोगों में भी है, उसका असर और जगह भी गया है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि हर जगह मोदी जी ने बोला है, उस पर क्यों नहीं बोला है, उस पर क्यों नहीं काम किया है, उस पर क्यों नहीं प्रतिक्रिया दी है। एक ये जो असर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। देखते हैं अब इस बार क्या होता है। हर्षवर्धन जी, मध्य प्रदेश के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे जो कह सकते हैं कि चुनाव थे, वहाँ पे बहुत सारा क्या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे भी। एक मिनट, विदिशा बैठक से अभी जो शिवराज सिंह चौहान है वो अभी भाजपा के उम्मीदवार है, मगर इस बार मध्य प्रदेश की क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आएगी कि नहीं आएगी? ना, ये मध्य प्रदेश की बात करें तो नाथ के साथ साथ मोहन की प्रतिष्ठा भी जो है यहाँ पे दांव पे है यज्ञ भाई। और आज जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले चरण में 6 सीटों पर आज मतदान भी हो गया है। इसमें छिंदवाड़ा में जो है वो कांटे की टक्कर है, और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगाई है, साम दाम दंड भेद करके जितने भी कांग्रेसी हैं उनको शामिल कराया जा रहा है। आपने देखा होगा इनकी टोली पूरी तरह से यहाँ पे सक्रिय है। कमलनाथ मैदान में होते तो मामला कुछ अलग हो सकता था, क्योंकि पिछले बार आप देखें उनके बेटे नकुलनाथ 37,000 से ज्यादा वोट से नहीं जीत पाए थे चुनाव। तो इस बार जो है टक्कर है। मैं आप ये बताऊं कि छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर है। और इसके अलावा मंडला सीट पर आज जो है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो मोदी के भरोसे हैं, मोदी के नाम की ही वो माला जप रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी उनको टिकट दिया गया, ये अलग बात है, वो जीत नहीं पाए, हार गए। इसके अलावा सीधी और बालाघाट जो लोकसभा की सीट है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर भी मुकाबला एक तरह से ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है।
वहीं जबलपुर और शहडोल सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले से ही मजबूत है, क्योंकि जबलपुर में भाजपा को मोदी के नाम का फायदा मिलना है और इसके अलावा राम मंदिर का भी फायदा वो ले सकती है। इसके अलावा कुछ खास लगता नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हो पाएगा, क्योंकि ये भी गुजरात की तरह भारतीय जनता पार्टी की नर्सरी है और यहाँ पर पार्टी का कैडर वोट जबरदस्त है, संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता जो है 24/7 जो है वो काम करते हैं। आपको पता है पूरी मशीनरी है, पूरा आपके पास प्रबंधन है। तो जो सबसे ज्यादा चिंता है वो छिंदवाड़ा को लेकर है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस के गढ़ को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। और छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आदिवासी वोट भी जो है हार जीत को बहुत हद तक जो है वो तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कमलेश शाह को तोड़ा। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को लेकर बार बार वो एग्रेसिव जो है प्रचार कर रही है। कमलनाथ जो है भावनात्मक मुद्दों के आधार पर खेल रहे हैं और अब ये पता लग पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो छिंदवाड़ा के उम्मीदवार हैं बंटी साहू, उसके लिए मैदान किस तरीके का होता है ये तो बाद में पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो टीम है, पूरे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो इस सीट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और सबकी नजर जो है इस हॉट सीट पर लगी हुई। एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अजय जी, बिहार के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि सब लोगों की नज़र बिहार पे है, क्योंकि नीतीश कुमार की बात करें तो 6 महीने यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे ऐसे ऐसे करते थे। इस बार बिहार के बारे में आप क्या कहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने अभी हमारे हर जी ने बहुत बढ़िया मध्य प्रदेश के बारे में बहुत बढ़िया डिफाइन किया है। हर जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया डिफाइन किया हर जी आपने। और लेकिन एक चीज आप मत भूलिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट गिर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत है, ये आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी लोकसभा के माध्यम से। विधानसभा के माध्यम से हमें नहीं सोचना है। हाँ, ये बात जरूर है कि बिहार में जो लोकसभा की बात अभी हमारे भाई साहब ने कही है, बिहार का लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का जाएगा या नहीं जाएगा, ये वोट पड़ने के बाद डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन मैटर है। बिहार को समझ पाना मतलब हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो नीतीश कुमार ने जो पाला बदला और जो सम्राट चौधरी ने अभी तक पगड़ी नहीं खोली है, मुश्किल है अभी तो नहीं, आप देखिए सम्राट चौधरी ने अभी तक पगड़ी नहीं खोली है, यानी उनका मन है कि मैं इसको मुख्यमंत्री पद से हटा के दम लूंगा तभी पगड़ी खोलूंगा। आप बहुत सी चीजें हैं वहां बिहार में। बिहार के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी कहाँ जाएगी और अन्य पार्टियां कहाँ जाएंगी। हाँ, बाकी राज्यों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ठीक जाएगी, राजस्थान में भी ठीक जाएगी, क्योंकि उसका जनाधार बहुत अच्छा वहां पे है। बिहार में भी ऐसा हो ये तो जनता बताएगी। बिल्कुल सर, अब देख यही है कि इस बार क्या होता है 102 सीट को लेकर। तो दर्शक मित्रों, जे प्रमाण तमिलनाडु की बात छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ। जी अजय जी, मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशी बहुत पहले उतारे थे। हाँ, कांग्रेस ने अभी तक कई जगह अपने प्रत्याशियों की घोषणा तक नहीं की है। जैसे गुड़गांव की सीट है, जैसे फरीदाबाद की सीट है, जैसे दिल्ली की कुछ सीटें हैं। तो बहुत सी जगह प्रत्याशी को चुनकर लाने में भी कांग्रेस का इस समय मेरे ख्याल से पसीना छूट रहा है। जबकि कांग्रेस चाहती बहुत अच्छा सीट ले जाती, अगर जनता के सिस्टम को जीत करके, जनता के मन को जीत करके अगर वो मैदान में आने के प्रयास करती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोकसभा प्रत्याशी जो 10 साल क्षेत्र में नहीं किया है और जनता उनका नाम भी नहीं जान पा रही कि वो सांसद है हमारे, वो कभी हमने देखा भी है। ऐसे ऐसे सांसद चुनाव लड़ा रही है कि पूछिए मत। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो जनता सांसद बनाती थी और सांसद प्रधानमंत्री बनाता था। आज प्रधानमंत्री जी सांसद चुन देते हैं, वो सोच के बैठ जाता है, सो जाता है कि भैया हमें तो भाजपा का वोट मिल जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है। मोदी जी अब जो है सांसद बना रहे हैं और जनता अब सांसद नहीं बना रही है, जनता मोदी के नाम पर वोट देने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यह कि भाई कांग्रेस की स्थिति तो बहुत बुरी है। आपने साल भर आप मेहनत नहीं करते, ना आपने बीज डाला, ना आपने खाद डाली, अब आप फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहाँ से फसल होगी साहब। और इंडिया गठबंधन का तो ये हाल है, 230 सीटों में से आपने कितना छोड़ा? बिहार में 9 सीट, बंगाल में 0, आपका महाराष्ट्र में 17, दिल्ली में 3, उत्तर प्रदेश में 17। अब कहाँ से आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि आप कहाँ से बनाएंगे साहब? ओके जी अजय जी, हर्षवर्धन जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
તો દર્શક મિત્રો, હવે જોવાનું એ રહ્યું કે આ સત્તાના મહાસંગ્રામ 2024માં આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કે પછી ઇન્ડિયા ગઠબંધન એટલે કે એનડીએ વર્સિસ ઇન્ડિયા જે અત્યારે આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, તેમાં આ વખતે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. આજના 0 બસ આપશો. નમસ્કાર.